तो हाँ जी हुकुम, हो गया फाइनली पेपर। सुबह से सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, सुबह से क्या मतलब 2-3 दिन से एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी और मैं भी प्रे ही कर रहा था। भगवान ने लाज रख दी, बजरंग बली बालाजी ने लाज रख दी और माँ सरस्वती ने तो पूरी एकदम कृपा बना दी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जिन लोगों ने मैराथन अटेंड किया था, लेक्चर्स सारे के सारे मतलब जो रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, उन सबको मालूम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा। साथ में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट दी थी बेटा, है ना, आपको मालूम है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है, सब उसमें से आया है। ठीक है, तो सर पेपर में फटाफट एक रिव्यू देने जा रहा हूं, एक क्विक रिव्यू देने जा रहा हूं। डिटेल सॉल्यूशन हम लोग वहां पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अभी एक बार फटाफट रिव्यू देख लेते हैं। बहुत इजी पेपर था, नो डाउट लेंदी पेपर था, बड़ा पेपर था, लेंदी था, बट इजी था। मैं डायरेक्ट टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, आईडीटी का सर मुझे आइडिया नहीं है। तो सर सबसे पहले जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बेटा यहाँ पे ये एज 58 ईयर्स, क्योंकि नीचे है ना, नीचे यहाँ पे डिडक्शन का डिटेल दे रखा है कुछ, तो उसके लिए एज यहाँ पे मैटर करता है बेटा। तो ये 58 ईयर्स का एज आपको ध्यान देना था। बाकी जो नेट प्रॉफिट ये डेप्रिसिएशन के बाद में दे रखा है और टैक्स के पहले है, तो इसको बेस लेना था और सारे आइटम डेबिट क्रेडिट करने के बाद में थे। तो डेप्रिसिएशन बेटा एज पर इनकम, ये क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग था तो यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स रूल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कर रखा था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सर यहाँ पे है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट जो एडवांस टैक्स के ऊपर पे किया है उसका डिडक्शन नहीं मिलता, आपको मालूम है, तो उसको एड बैक करना था। और सर यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब रेसिडेंट को ही पेमेंट किया है। ठीक है सर, तो 30% यहाँ पे डिसअलाउ होना था 40A1A। सर इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है उसके अंदर ये सेक्शन ऑलरेडी डाला हुआ था। ठीक है, तो 30% डिसअलाउ होने वाला था बिकॉज विदाउट टीडीएस टैक्स डिडक्ट नहीं किया था और सामने वाले ने अपना जो बेसिकली रिटर्न भी फाइल नहीं किया है, तो डिसअलाउ होना था। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ के अंदर पहले तो यहां से तो आपको एड बैक करना था और 80G में 100% डिडक्शन वहां पे आपको मिल जाना था। ठीक है, 80G के अंदर। ओके, एक्सपेंडिचर जो पॉलिटिकल पार्टी में किया तो ये तो डिसअलाउ होना था, इसका कहीं कुछ नहीं करना था बेटा। जो इंटरेस्ट कोऑपरेटिव बैंक को पे किया है और ड्यू डेट तक उसको जमा नहीं करवाया, तो 43B में ये डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा, जो ये बहुत बोला, मैंने बोला भी था आपको, 43B अपना इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, सारी इंपॉर्टेंट लिस्ट भी दिखाऊंगा, जिसमें मैंने बोला था 80CCD का, मैंने बोला था भाई आ रहा है सर 14% डिडक्शन मिलता है। 10 लाख का आपका सैलरी था तो इसका 14% बेटा 1,40,000 होता है और 1,50,000 P&L के डेबिट में लिखा हुआ था, मतलब 10,000 आपको वहां पे क्या करना था, एड बैक करना था, डिसअलाउ करना था। ओके, और इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है 80CCD2 में, क्योंकि ये तो एम्प्लॉइज के लिए बेसिकली है। एक मिनट, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो उसके लिए आपको वहां पे अभी इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ 2.5 लाख का, तो ये सेक्शन 28 में बिजनेस इनकम होता है, कोई भी इंसेंटिव अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है, या कोई सब्सिडी रेवेन्यू नेचर का है, तो पीजीपी इनकम है। ये सर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना था, तो सर यहां पे आपको माइनस करना था और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करना था। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि सीनियर सिटीजन में इसी की बात कर रहा था, 58 ईयर्स का एज था, तो सर 80 TTB में डिडक्शन नहीं मिलना था। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाता। और जो कैश सो फादर से मिला है बेटा, वो यहां पे तो आपको लेस करना था पीजीपी में, क्योंकि सर वो ऑलरेडी क्रेडिटेड है, और अदर सोर्स में लेके आते और टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि सर वो आपका किससे मिला है, फादर से मिला है, तो टैक्सेबल ऑब्वियसली रिलेटिव से मिला है। दूसरा बेटा, ये मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 40A3A, कि भाई पहले तो ऑलरेडी ड्यू बेसिस पे डिडक्शन ले लिया था हुक्म, और बाद में सर वहां पे आपका क्या हो रहा है, सर वो जो पेमेंट है ना बेसिकली वो कैश में पेमेंट कर रहा है, सिंगल पर्सन सिंगल डे, तो उस केस में बेटा हमने ये मैराथन में कवर भी किया था, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा, ऑडिट फी जो 23-24 का था 75,000 का, जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया था बट डिपॉजिट नहीं किया था उस साल में, बट टैक्स कब डिपॉजिट कर दिया था, 31/12/2024 को करंट ईयर में टैक्स डिपॉजिट कर दिया था। इसका मतलब ये कि 24-25 में ये वाला खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउ, पहले डिसअलाउ हो गया, अब अलाउ हो जाएगा। अब आपको क्या करना था, आपको दोनों रिजीम के अंदर, दोनों रिजीम के एक रिजीम है, हाँ जी सर, बोथ टैक्स रिजीम के अंदर आपको नॉर्मल एज वेल एज डिफॉल्ट टैक्स भी 115 BAC में टोटल इनकम निकालना था और साथ में टैक्स लायबिलिटी भी निकालना। तो काफी इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, अगर आप देखोगे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजीली मैनेजेबल था। अगर आपने किया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेप मार्किंग तो मिलना तय है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, दोनों रिजीम में करना था।
ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन ये भी था कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मैंने बोला था कि ROR, RNOR और NR, और साथ में एक सेक्शन और मैंने बोला था सेक्शन 61 एंड 61A, ये दोनों सेक्शन मैंने बोला था, बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि ये DT का इंपॉर्टेंट लिस्ट आप देखोगे तो सर ये तो ठीक है, ये तो मैंने बोले ही थे, ये सारे सेक्शन टैक्स रेट सरचार्ज, तो चलो ठीक है, ये तो बोलोगे सर सभी लोग बोलते हैं तो इसमें कौन सी नई बात होगी, ठीक है। बट इसके अलावा आप देखोगे सेक्शन 61 एंड 61A, यस सर, डीम रेसिडेंट वाला यहाँ पे आपका पार्ट आ गया, और RNOR ये देख लिए कि सर ये भी आपका यहाँ पे कवर हो गया। साथ में हम देखेंगे 10(2)A जो पार्टनरशिप फर्म वाला बेटा जो मैंने बोला था वो भी यहाँ पे आया है, ठीक है। इसके अलावा सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मैंने बोला भी था कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सैलरी वाला क्वेश्चन उसमें हम बात करेंगे, तो सैलरी वाले क्वेश्चन में रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये देखिए 2 स्टार लगा के मैंने किया है, वो आएगा 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 आएगा। एक बार हम वापस आ जाते हैं सर, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या दे रखा है कि डिटेल दे रखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका चेन्नई में अपना CA फर्म सेटअप कर रखा है। सेटअप कहाँ पे, क्या प्रोफेशनल सेटअप कहाँ पे, चेन्नई में। अब वो बाहर किसी कंट्री A में भी जाती है और वहां पे जाकर के काम करती है, तो देखो यहां पे उसको एक CA फर्म से वहां पे क्या मिल रहा है सर, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और वो ऑलरेडी फर्म को 40B में डिडक्शन मिल चुका है, तो इसके लिए इतना PGP इनकम हो जाएगा 16 लाख का। ये आपको ध्यान रखना है, फिर चाहे ROR हो, RNOR हो और NR हो, क्योंकि सर वो CA फर्म इंडिया में है तीनों केस में। दूसरा, इनकम रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज इन कंट्री A, कोई और कंट्री है, ठीक है, और पैसा भी वहीं पे मिल रहा है, तो ये फॉरेन इनकम है। बट ये फॉरेन इनकम बात समझो बेटा, क्योंकि प्रोफेशन अकाउंटेंसी का प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो ROR एंड RNOR के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, NR के लिए नहीं होने वाला है। दूसरा, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री A और रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, ये भी फॉरेन इनकम है बेटा, तो ये फॉरेन इनकम सिर्फ ROR के लिए आएगा, RNOR के लिए नहीं आने वाला, NR के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री A विच वाज सेट अप इन कंट्री A बट कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई, तो ROR एंड RNOR के लिए ये वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा, NR के लिए नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना था, एक तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, तो उसमें पूछा कि भाई अगर वो इंडिया आ ही नहीं रही है पूरे साल में तो वो डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 61A में हो जाएगी RNOR। कैसे सर, क्योंकि सर उसका जो टोटल इनकम है इंडिया का वो 15 लाख से ज्यादा है, वो एक इंडियन सिटीजन है, और वो क्योंकि इंडिया आ ही नहीं रही है तो सेक्शन 61 की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, और वो किसी और कंट्री में टैक्स भी नहीं पे कर रही है, लिखा हुआ है कहीं पे, तो लिखा हुआ होना चाहिए कहीं पे लिखा हुआ है कि वो किसी, हाँ यहाँ लिखा है, ठीक है, कहीं पे तो लिखा हुआ है कि भाई वो किसी और कंट्री में टैक्स भी नहीं पे कर रही है, तो इन दैट के सेक्शन 61 है वो डीम रेसिडेंट हो जाएगी। दूसरा बेटा, अगर वो इंडिया 200 दिन के लिए करंट ईयर में आती है तो वो ROR हो जाएगी, क्योंकि करंट ईयर में रेसिडेंट और पिछले जो एडिशनल कंडीशन 66 वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो इंडिया नहीं आती है बट उसका जो प्रोफेशन से इनकम है CA फर्म से वो 4 लाख है, तो सर 15 लाख से कम हो गया ना, तो सर इन दैट केस वो डीम रेसिडेंट भी नहीं होगी, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। अब इन तीनों केस में आपको वहां पे क्या करना था, वो इनकम निकालनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 6 मार्क तो सर इंस्टीट्यूट ने लुटा है एक तरह से, और ये पूरा हमने कवरेज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये TDS का क्वेश्चन है, और TDS का मैंने आपको मैराथन के लास्ट में जाते जाते 206C1H के साथ में 194Q करवाया था। ये 194Q के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। देखो ये सर जो गुड्स परचेज कर रहा है ना, उसका टर्नओवर वहां पे आपका 15 करोड़ है लास्ट साल में अब 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 194Q आ गया एग्जाम में, जो बोला था वो हो गया, जो बोला था हो गया। साथ में 194C भी बोला था बेटा कि 194C आना ही आना है, तो सर 194C में भी जो कैटरर को पेमेंट कर रहा है तो सर वो आ गया। तो ये 4 मार्क्स का TDS का एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा वहां पे आपका कैपिटल गेन का, सर याद करो मैंने बोला था कि कैपिटल गेन या तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाला आ रहा है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है और वो खरीदा था बिफोर 23 जुलाई 2024 और ट्रांसफर हुआ ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, सर बोनस है ये 6 नंबर बोनस है। और साथ में यहाँ पे बेटा इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रखा है, अगर आप ये देखोगे ना तो सर ये क्वेश्चन में यहां पे आप देखोगे तो सर 80 लाख में बेचा बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 83,50,000 है, तो आपको इस 80 लाख का 110% करना था, जो 88 लाख होता है, तो सर इससे तो आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको इसको इग्नोर करना था और यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना था
बाकी सर आपको विथ इंडेक्स एंड विदाउट इंडेक्स बोला भी है इन्होंने कि एडवाइस मनी अबाउट मनी जो भी है, विच ऑप्शन of computation of capital gain is more suitable for him as far as tax liability is concerned on the assumption that he has no other income chargeable to tax and has not opted for provision of section 115 BAC। मतलब ऑप्शनल रिजीम में आपको विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स दोनों करके 12.5% 20% करके देखना था। तो ये चीज आपका बहुत ही एकदम लप्पू सा क्वेश्चन था, झिंगुर से एडजस्टमेंट थे, क्या ही था इसके अंदर 6 मार्क्स का, बहुत डिटेल में केस स्टडीज के साथ में मेरे दोस्तों डिस्कस किया था सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आया है आपका वो है प्रभु और रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 45 ईयर्स का सैलरी का क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे 80,000 का इसका पर मंथ का बेसिक सैलरी है, साथ में रेंट फ्री एकोमोडेशन, अभी मैंने आपको दिखाया रेंट फ्री एकोमोडेशन सर आ गया यहाँ पे, रेंट फ्री एकोमोडेशन मुंबई के अंदर है बेटा। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है, 1 मई से दे रखा है बट आपको 1 दिसंबर से इसने ऑक्यूपाई किया है। तो सर दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने का आपको कंप्यूट करना था, 4 महीने का। और मुंबई में तो आपको 10% लेना था, वहां पे 10% ठीक है सैलरी का लेना था। और यहाँ पे सैलरी में बाकी सब तो परक्यूजिट है, तो ये बेसिक सैलरी है ना 4 महीने की 8 चौक 32 3,20,000 का, आपको 10% वहां पे लेना था रेंट फ्री अकोमोडेशन। दूसरा मोबाइल फोन मिला है पर्सनल यूज, सर ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट किसी तरीके से टैक्सेबल नहीं होता है पर्सनल यूज के लिए दोस्त, ये मैंने यूज ऑफ मूवेबल असेट भी बोला था आपको, तो इसमें टैक्सेबल नहीं होने वाला था। द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन कोई फर्क नहीं पड़ता है। द कंपनी ऑल्सो गिव्स हिम अ टेलीफोन अलाउंस, सर ये फुल्ली टैक्सेबल है, 15,000 का टोटल बिल था वो कंपनी ने पे किया है, बेसिकली अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। कंपनी हैड परचेज अ कार ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 10 लाख, दिस कार वाज सोल्ड टू प्रभु ऑन 1 अगस्त 2024। सर सेल ऑफ असेट, यहां से आपको डेप्रीशिएशन माइनस करते हुए बराबर है कंप्यूट करना था, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उसमें से ये वाला वैल्यू माइनस करते तो परक्यूजिट आ जाता, इसके लिए ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। He was allowed to use the video camera, again use of movable asset, laptop belonging to the company 1 April 24 को the company had purchased these assets for 50,000 and 2 लाख। बेटा इसका 10% आपको लेना था, ठीक है 10% आपको लेकर के करना था यूज ऑफ मूवेबल एसेट का। तो सर आप देखोगे तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का सैलरी का। ठीक है, और सारे इसमें जो एडजस्टमेंट बोले ना बेटा वो सारे के सारे आप देखोगे ये सैलरी में सब कवर कर रखे हैं, सब ठीक है। ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, 2 स्टार लगा रखे हैं, साथ में कार फैसिलिटी का एक अलग जगह कहीं पे कवर करके है, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट ये सब वहां पे आपका कवर हो गया है। ओके, आफ्टर दैट Surbi, a resident individual, age 35 years, working partner in 2 firms A and B, engaged in retail business of garments. She provides the following details of her income from, ठीक है, remuneration मिला as partnership firm से, हाँ ये अलग अलग वहां पे टैक्सेबिलिटी देखो, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का है। तो सर पार्टनरशिप फर्म से जो रेम्यूनरेशन मिला है उतना फर्म को तो सर इसका पीजीबीपी है सेक्शन 28 के अंदर, यहाँ पे आपको टोटल इनकम निकालना है, जीटीआई निकालना है सेट ऑफ करते हुए, तो ये सेक्शन 28 में पीजीपी इनकम हो जाएगा। दूसरा लॉस फ्रॉम इंट्राडे, सर इंट्राडे से आपको लॉस हो गया, लिस्टेड जो भी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स, तो बेटा यहां पे आपका क्या हो गया, स्पेक्युलेटिव जो बिजनेस है सेक्शन 43(5) के अंदर वो वाला लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, तो सिर्फ स्पेक्युलेटिव के सामने सेट ऑफ होता है, तो अगर करंट ईयर में तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नोट लिखना था आपको। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ओनली मेंटेन रेस और सर या अदर सोर्सेज में नॉर्मल इनकम है, कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंप्यूटर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कोई दिक्कत नहीं बेटा 9.2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा है तो एसओपी के लिए जो इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर डिफॉल्ट में बोला है बेटा तो क्वेश्चन में देखेंगे, हाँ जी सर इन्होंने दोनों में बोला है, एक बार आप ऑप्शन में निकालो फिर बाद में डिफॉल्ट में भी करना था, तो सर ऑप्शनल में तो क्या हो जाएगा, ऑप्शनल में तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा और ये सेट ऑफ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये पीजीपी के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, बट डिफॉल्ट में इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव एज एडवांस टुवर्ड्स सेल ऑफ शॉप which was later forfeited by the sir 5629 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा इसी साल में 5 लाख का। शेयर ऑफ अ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप, हाँ जी सर 10(2) मैंने बोला था और मैंने आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में बताया भी का कि सर जिसका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है टैक्स से, तो अगर वहां पे उसका उस सोर्स से लॉस होता है तो बेटा वो आपका कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। 10(2) में इसका प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट था, तो जब प्रॉफिट 10(2) में एग्जेम्प्ट है,
ठीक है, तो उस केस में ये कैसे सेट ऑफ हो सकता है। दूसरा, लॉस ऑन बैटिंग, सर ये विनिंग गैम्बलिंग का ये सेट ऑफ होने वाला नहीं है, इन सब के नोट लिखने थे। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये जो भी मतलब 80,000 का आपका एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। एंड फिक्स डिपॉजिट सर 10 लाख का गिफ्ट में मिला था फादर इन लॉ से, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फादर इन लॉ रिलेटिव है सर, रिलेटिव से 56(2)(10) में आपका ये टैक्सेबल होने वाला नहीं, क्योंकि करंट ईयर में मिला तो आपको बताना पड़ेगा ये चीज। ओके, तो आपको कुछ और भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, सेल ऑन अनलिस्टेड शेयर्स पिछले साल का था, तो इस साल अगर आपके पास में गेन है तो उसके सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल ऊपर पड़ा भी है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनली मेंटेन है, आपके पास में इस बार प्रॉफिट भी है, तो 24-25 असेसमेंट ईयर का, तो इसको भी 4 साल तक आप सेट ऑफ, तो से ऊपर आपके पास प्रॉफिट सेट ऑफ कर सकते। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, डेटा बहुत ज्यादा था बट मार्क्स भी 6 मार्क्स का था। जब मेरी आज क्लास चल रही थी तुम्हारा पेपर होने के बाद में, इनफैक्ट उसके पहले ही मैंने बोल दिया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मुझे क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है 6 मार्क का। ओके, क्लबिंग का बोला था कि एमसीक्यू में आएगा और ऐसा ही हुआ, ठीक है, चाहे तो उसका वीडियो क्लिप लगा दूंगा, बट ठीक है सर, प्रूव करने की क्या जरूरत है। दूसरा सर, यहां पे आपका जो एडवांस टैक्स कौन नहीं पे करता है, जैसे सीनियर सिटीजन है, उसका अगर पीजीपी इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बराबर, उस केस में आपको मालूम है ये सब। और जिसका 10,000 से कम है तो उसको भी पे करने की जरूरत नहीं है एडवांस टैक्स। दूसरा, आपको ट्रू और फॉल्स बताता हूं, तो इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली वंस। अरे सर, कितनी बार करो, जो टाइम लिमिट है तब तक तो लिखना था आपको विथ रीजन कि भाई नहीं, फॉल्स आप जो सेक्शन 139(5) के अंदर जितनी बार, ठीक है, टाइम लिमिट है 31 दिसंबर तक, कितनी बार कर सकते हो। दूसरा, अपडेटेड 139(8) मैंने ये दोनों के दोनों वहां पे लिख दिए थे, 139(8) जो है अपडेटेड ड्रॉप इनकम नहीं फाइल कर सकते अगर आपका ओरिजिनल लॉस रिटर्न था, तो ऑब्वियसली सर आप लॉस बढ़ा नहीं सकते हैं, तो 139(8) भी आपको करना था। तो सर पूरा का पूरा पेपर, सर ज्यादा बड़ा ही नहीं करूंगा, बट आप देखोगे तो 10(2)(a) मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा, आपको हाउस प्रॉपर्टी में 24(b), जिसमें स्पेशली सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो ऑब्वियसली वो जो नहीं सॉरी ये वाला नहीं था, 24(b) इंटरेस्ट वाला आ गया। फिर पीजी में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो चलो पूछ ही लिया है, बट वो निकाल के दे दिया था। फिर उसके बाद में पीजीपी में 36(1) में ये देखो एनपीएस वाला मैंने बोला था, 43(b) इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों चीजें एज इट इज पूछी है वहां पे, ठीक है। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट वाला ये देख लो सर, एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन 37(1) में। फिर 40A सर आ गया आपका, यहाँ पे 40A आ गया। 40B सर डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन बोला फर्म को डिडक्शन मिला है तो हो गया 40A स्मॉल ए वाला। ओके, आफ्टर दैट सर 43BH नहीं है, 40A2 नहीं, इस बार ये दोनों सेक्शन रह गए। ओके, और फिर कैपिटल गेन में अगर हम बात करें तो 50C, यस सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की चीज उन्होंने पूछ ली। 222F पूछ लिया है एमसीक्यूज में, बताता हूं मैं आपको, एमसीक्यूज में पूछा है। और सर ये देखो सेक्शन 112 डबल स्टार लगा रखा है, 112 लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 या इसके बाद में रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो ये सर बता दिया मैंने आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट आ गया 56(2)(10) में, जो ससुर से मिला है वो। और 222F आ गया सर, 222F आ गया एमसीक्यू में, बताता हूं मैं आपको। क्लबिंग में 64(1)(2) सर वो एमसीक्यू में आ गया है, बात करेंगे 64(1)(2), ठीक है, रेम्यूनरेशन मिला है, सैलरी मिला है, क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो आ चुका है वहां पे, ठीक है। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में सर वहां पे आपका, ठीक है। और इधर देखिए सर, अगर मैं बात करूं डिडक्शन, तो 80CCD2 नहीं पूछा है शायद, 80D पूछा है, 80G पूछा है, तो ये वहां पे हो गया। TDS में बेटा देखो, ये 194C और 194Q, ये दोनों के ऊपर मैंने डबल स्टार मार्क कर रखे थे। ऑन प्रोविजन फाइलिंग रेट ऑफ इनकम ये देखिए सर 139(8)(a सर, 139(8)(a आपका यहां पे आ गया है। तो बेटा मैक्सिमम आप देखोगे सर 95% पेपर आप देखोगे तो पूरा सारे जो हमने चीजें करी थी उसमें से आया है। और मैराथन अगर आप उठा करके देख लोगे सर, तो पूरा का पूरा मैराथन में जो हमने 12 घंटे का किया था, लास्ट में जाते जाते 194Q करवा के गया था। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बेटा, कमेंट करना, और आप कॉस्टिंग के पेपर तैयारी में लग जाओ। सेकंड ग्रुप आपका धमाल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी, इजी होने वाला है पेपर सारे के सारे, तो आप लग जाओ, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। और वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना कि टैक्स में अब की बार 70 पार। पेपर ऐसा गया है, आईडीटी में भी सुनने में पेपर तो इजी हुआ है, मैंने ये टेलीग्राम पे पोल भी डाला था, तो आप बेटा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं डिटेल सॉल्यूशन बाद में डालूंगा आपके एग्जाम होने के बाद में आराम से, डोंट वरी, अभी आप सेकंड ग्रुप पे फोकस करो। ये तो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने की बात थी
कि सर आपने जो किया है वो अच्छा किया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा, है ना। और भरोसा कीजिए, आपने अपने इस भाई पे, बड़े भाई पे और दोस्त पे जो भरोसा जताया है बेटा, है ना, इन दिनों में जितने भी पिछले 1 महीने के अंदर हमने मैराथन किया है, और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ईमानदारी से आपके लिए। तो बेटा एक बार प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अब की बार 70 पार। और एग्जाम खत्म होने के बाद में जो मैराथन बेटा जो हमने 12 घंटे किया था, उसमें भी आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इसी तरीके से बेटा मिलते रहेंगे आगे भी। सीए फाइनल में तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है डायरेक्ट टेस्ट के, क्योंकि मैं तो ये मान रहा हूं कि आप क्लियर हो गए हो, ठीक है। और दूसरी बात बेटा ये है कि सेकंड ग्रुप के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं जाने देना है। पेपर्स अच्छे होने वाले हैं। मैं सुबह से बोल रहा था पेपर इजी आएगा, इजी आएगा, इजी आएगा, 2 दिन से बोल रहा था। माँ सरस्वती ने लाज रखी है, मेरा कुछ नहीं है, ये बेटा आपकी बेसिकली सारी की सारी दुआएं हैं जो काम कर गई, और माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स है। सो मिलते हैं दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखना अब की बार 70 पार, अब की बार 70 पार। और बहुत खुशी होगी जब हम फाइनल में साथ में पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता रहूंगा, प्लान बनाने में थोड़ा सा अलग तरीके से। जल्दी जल्दी आप कॉस्टिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बेटा, जल्दी से एकदम फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अभी इसको छोड़ दो, पेपर को बंद करके साइड में रख दो। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।